नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस एमसीक्यू क्लास का जो सेशन है, उसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव अर्थात संघीय कार्यपालिका, है ना? संघीय कार्यपालिका, उसके जो कुछ क्वेश्चंस इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस कर लिए थे और कुछ और भी जो क्वेश्चंस है, वो हम लोग इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की और देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, ठीक है? एकदम सीधा फैक्चुअल डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब प्रश्न को बिल्कुल भी घुमाया फिराया नहीं गया है, सीधा आपसे एक आर्टिकल के बारे में जानकारी इसमें मांगी गई है। तो अंडर विच आर्टिकल्स कैन द प्रेसिडेंट सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आर्टिकल 129, आर्टिकल 132, आर्टिकल 143 और आर्टिकल 32, ठीक है? तो क्या होगा आंसर, आप सबको अब तक लगा ही लिए होंगे आप लोगों में से। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, वो होगा हमारा कौन सा आर्टिकल, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 जो है वह सुप्रीम कोर्ट के जो है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन से संबंधित है, परामर्शी क्षेत्राधिकार से संबंधित है, जिसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट महोदय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो है वह प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को जो है विधिक प्रश्न पर, मतलब ऐसे प्रश्नों पर सलाह, मतलब ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति महोदय पता चले उनसे पूछने चले जाए कि क्या करना चाहिए बताइए, थोड़ा सा आजकल मैं थोड़ा मोटा हो रहा हूँ तो मुझे थोड़ा डाइटरी प्लान बता दीजिए, है ना, कुछ सलाह दे दीजिए, या घर में मेरा जो है पत्नी के साथ बन नहीं रहा है तो उसके लिए कुछ मशवरा दे दीजिए, वो नहीं। ऐसे संवैधानिक प्रश्न जो है, संविधान से जुड़े हुए जो प्रश्न है, ठीक है, संवैधानिक, जिसमें विधि का प्रश्न निहित हो, ठीक है, लॉ और फैक्ट का जो प्रश्न निहित हो, उसके संदर्भ में जो है सलाह सुप्रीम कोर्ट से मांग सकते हैं, ठीक है? तो आर्टिकल 143 और इसके दो पार्ट भी होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट, इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ना तो सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है, लेकिन एक दूसरे के संवैधानिक स्थिति को देखते हुए एक दूसरे के सलाह को, एक सलाह दे देता है और दूसरी सलाह को मान लेता है, ठीक है? आर्टिकल 129 आपको पता है, यह सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है, मतलब अभिलेख न्यायालय की बात करता है, ठीक है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है, अभिलेख न्यायालय डिक्लेयर किया जाता है इसमें सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 32 जो है वह सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन से, रिट अधिकारिता से संबंधित है, ठीक है? तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, सामान्यतः राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लगाया जाता है? प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट इज जनरली इम्पोज्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो किसकी सलाह पर जो है वह राज्य में क्या आपके जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है? प्रेसिडेंट रूल मतलब कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल जो है 352, अनुच्छेद 300, आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356, ठीक है? तो यहाँ बात की गई है अनुच्छेद 356। अब देखो, जब आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राष्ट्रपति रूल लगाया जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, तब जो राज्य की कार्यपालिका है या राज्य का जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वह क्या हो जाता है, वह जो है टर्मिनेट हो जाता है, मतलब वह जो है समाप्त हो जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। तो चीफ मिनिस्टर खुद के पैर में तो कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, ठीक है? चीफ मिनिस्टर खुद तो ये नहीं कहेगा कि मेरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दो, क्योंकि जब 356 लगाया जाता है तो चीफ मिनिस्टर की शक्तियां क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर रह ही नहीं जाता है, तो खुद की पैर में तो कुल्हाड़ी मारेगा नहीं। लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी खुद की पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में भी ये होता है कि जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, ठीक है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, स्टेट जो लेजिस्लेचर है, उसकी जो पावर है वह किसके पास चली जाती है? पार्लियामेंट के पास चली जाती है। तो किसको ये बात अच्छी लगेगी कि उसकी शक्ति कोई और प्रयोग करे, है ना? या आपको ही अच्छा नहीं लगेगा कि आपके पास जो पावर है उसका यूज कोई और करे, ठीक है? अब एक ही व्यक्ति बचता है, गवर्नर, क्योंकि गवर्नर के बारे में हमने पढ़ा है कि इसकी दोहरी भूमिका होती है। एक तो यह राज्य का, स्टेट का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? एक तो यह राज्य का जो है वह कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, और दूसरा जो है यह राज्य में सेंटर का एजेंट या केंद्र का प्रतिनिधि भी होता है, केंद्र का प्रतिनिधि भी होता है, ठीक है, केंद्र का प्रतिनिधि भी होता है। तो जब कभी भी राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य में, कहां पर, राज्य में वह जो सरकार है वह संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, तो वह क्या करता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है कि भैया फलाने राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है सही से काम नहीं कर रही है, आप कृपया करके यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, नहीं तो राज्य की जनता का बंटाधार हो जाएगा, ठीक है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संसद के दोनों सदनों से
पारित विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार किसके पास है ना? जो संसद के दोनों सदन हैं, अगर उससे कोई विधेयक पारित होता है, ठीक है, तो उस पर अनुमति रोकने का अधिकार जो है किसके पास है, ये आपके जो है प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं आपके इसमें, एक तो है आपके प्रेसिडेंट महोदय, फिर है प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर लोकसभा, चेयरमैन राज्यसभा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि किसके पास ये अथॉरिटी है कि वे जो है वह क्या कर सकते हैं, संसद से पारित विधेयक पर अनुमति रोक सकते हैं। ठीक है, तो भैया ये जो है अनुच्छेद 111 है, अनुच्छेद 111 है। अनुच्छेद 111 में जो है वह कहा गया है राष्ट्रपति की संसद से पारित विधेयकों पर अनुमति देने की शक्ति, मतलब असेंट टू दी बिल। ठीक है, असेंट टू दी बिल। ठीक है, टू दी बिल मतलब संसद के द्वारा पारित विधेयकों पर ये जो सहमति देने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। तो राष्ट्रपति ही वही व्यक्ति है जो संसद से पारित विधेयकों पर जो है अपनी सहमति रोकने का अधिकार रखता है, क्योंकि यही इसी को कहा जाता है राष्ट्रपति का वीटो पावर। तो देखिए, एग्जामिनर ने कुछ नहीं किया, एग्जामिनर ने आर्टिकल 111 पूछा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसने भाषा बदल के इस प्रश्न को थोड़ा सा जटिल बना दिया, बहुत ज्यादा तो नहीं, बहुत थोड़ा सा जटिल। ठीक है, प्रधानमंत्री की इसमें भूमिका नहीं होती है। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि वो ये लोग जो है हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, इसलिए जो है वह एमपीज ही मिनिस्टर बनते हैं, मतलब जो सांसद ही जो होते हैं वह मंत्री बनते हैं। तो भाई प्रधानमंत्री जो है सरकार का मुखिया है, तो अब ये तो अपनी सहमति रोकेगा नहीं, क्योंकि इन्हीं की सहमति से बिल पारित होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है बिल को पारित करवाने में उनकी भूमिका नहीं होती है। ठीक है, मतलब संसद लोकसभा में इनकी भूमिका है और वैसे ही राज्यसभा में उनकी भूमिका है ना, ये तो सबसे बड़ी भूमिका रखते हैं। इवन जब टाई की स्थिति हो, मतलब जब मत एक बराबर हो जाए, ऐसी कंडीशन में या कास्टिंग वोट भी कर सकते हैं, मतलब कास्टिंग वोट को कहा जाता है, ये जो है अपना निर्णायक मत दे सकते हैं, है ना, तो वहां इनकी भूमिका होती है। लेकिन सहमति रोकने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास होता है आर्टिकल 111 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अच्छा इस तरीके के प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसलिए इसको एक बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पीएससी एमपीपीएससी हो गया आपका, राजस्थान का पेपर हो गया, यूपी तो खैर पूछता ही पूछता है, तो वहां पर भी ये पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस तरीके के प्रश्नों के लिए भी तैयार रहिएगा। इसमें से खास करके जो आपके प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, इनके नाम अभी तक जितने हुए हैं कृपया करके उनको याद कर लीजिएगा। याद करना मतलब बार बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उनके बारे में थोड़ा बहुत गूगल करके पढ़ लेना, थोड़ा बहुत उनके बारे में जानकारी निकाल लेना, तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीजों के बारे में, जो उनके बैकग्राउंड के बारे में चीजें पता रहेंगी, तो आप लंबे समय तक याद रखेंगे। ऐसे सिर्फ नाम याद रखने की कोशिश करेंगे तो उससे याद नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे तो मैंने चैनल में एक फुल लेंथ वीडियो डाला हुआ है, लेकिन वहां पर भी मैंने उसको शॉर्ट में बताया है। फिर मैं बहुत जल्द ऐसा भी करूंगा कि एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें सभी भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में छोटी छोटी कहानियां शेयर करूंगा, जिससे आप उन्हें लंबे समय तक याद रख सके। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्व राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? विच फॉर्मर प्रेसिडेंट हैड सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ बिहार, मतलब बिहार के वो राज्यपाल भी रहे। इसमें ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन है। चलिए एलिमिनेट करते हैं। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, भारत के ये प्रथम राष्ट्रपति हैं, तो इनका नाम तो भैया हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उससे पहले राज्यपाल का पद नहीं था भारत में। राज्यपाल हुआ करते थे प्रोविंसेस में, मतलब गवर्नर हुआ करते थे प्रोविंसेस में, लेकिन वो ब्रिटिश प्रोविंस के गवर्नर हुआ करते थे और वो अंग्रेज हुआ करते थे, है ना, भारतीय व्यक्ति नहीं होते थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, हाँ भाई रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अभी आंसर में होंगे कि नहीं ये नहीं पता। अब ये तीनों जो है प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इसमें से डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे आपके डॉक्टर क्या पूछा है, बिहार का राज्यपाल रह चुका है, तो ये व्यक्ति ना डॉक्टर जाकिर हुसैन ही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे पहले ये बिहार के गवर्नर थे, क्या थे, बिहार के गवर्नर थे। फिर उसके बाद में जो है ये वाइस प्रेसिडेंट बने, क्या बने, वाइस प्रेसिडेंट बने, और वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद फिर ये प्रेसिडेंट बने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, डॉक्टर जाकिर हुसैन। वीवी गिरी का इसमें नहीं आएगा, शंकर दयाल शर्मा जी का भी नाम इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, कौन सा राष्ट्रपति पहले उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट वॉज नॉट प्रीवियसली वाइस प्रेसिडेंट? तो ऐसे नामों की भी सूची आपको याद कर लेनी है कि कौन कौन से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने हैं, कौन कौन से उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं। ठीक है, तो इसकी भी आपको एक जो है नाम जब आप पढ़ेंगे तो ये भी थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, है ना। ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी और आर वेंकट रमन। तो इनमें से आपको बताना है कौन जो है वह उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो होंगे आपके नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है, एन संजीव रेड्डी जो है, ये उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, ये डायरेक्ट जो है वो क्या बने हैं,
प्रेसिडेंट बने हैं। इससे पहले जो है ये लोकसभा स्पीकर रहे हैं। ठीक है, आपको एक बात और बता दूं इनके बारे में, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप ये भी सुन लीजिए, ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, नीलम संजीवा रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध, ठीक है, जो है निर्विरोध राष्ट्रपति जो है निर्वाचित हुए थे। निर्विरोध कह सकते हैं या सर्वसम्मति से, मतलब सभी पार्टी के लोगों ने इनके पक्ष में जो है अपनी सहमति दी थी, सर्वसम्मति से जो है यह राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि इनके विपक्ष में जब ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है जब ये कैंडिडेट बने थे तो इनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ था, और सभी पार्टी वाले, चाहे जो भी पार्टियां रही होंगी उस समय, मेजर तो दो पार्टियां थी ही थी, बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों ने जो है नीलम संजीवा रेड्डी के नाम को जो है स्वीकृति दे दी थी, अपना जो है एक्सेप्टेंस दे दिया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, शायद पूछा भी गया है कहीं पर, तो आपको याद रखना है ये नीलम संजीव रेड्डी जो है ये एक तो उपराष्ट्रपति ने रहे और निर्विरोध या सर्वसम्मति से जो है इनका चुनाव हुआ था। ठीक है, एक बात और याद रखना, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आपको पता है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह राष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो उपराष्ट्रपति थे, और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी है। ठीक है, जाकिर हुसैन का भी मैंने आपको बताया कि जब वीवी गिरी मतलब 1969 में जो है, पहले तो वीवी गिरी कौन थे, उपराष्ट्रपति थे, फिर उन्होंने इस्तीफा देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। तो जब उन्होंने इस्तीफा दिया, वीवी गिरी ने इस्तीफा दिया इस समय, तब मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी को, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी को जो है वह क्या बनाया गया था, भारत के राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, तो उस समय जो है वह डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह क्या बने थे, उपराष्ट्रपति बने थे। फिर वीवी गिरी के बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो क्या बन गए हैं, राष्ट्रपति बन गए हैं। और जहां तक मुझे याद है कि ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके पद में रहते हुए मृत्यु भी हुई है। ठीक है, एक बार चलो देख लेंगे, पर जहां तक है। फिर आर वेंकटरमन जो है ये भी उपराष्ट्रपति रहे हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है, विच प्रेसिडेंट इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया उनको कहा जाता है। ऑप्शन से आप में से तो बहुत लोगों को इसका आंसर पता है, पर फिर भी अभी जो बच्चे एकदम न्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको अभी तक जो है हमारे देश के जो हीरो रहे, जो रियल हीरो रहे हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो इन फैक्ट्स को नहीं भी जानते, क्योंकि उन लोगों के लिए जो हीरो है, जो मतलब वो एक्टर एक्ट्रेस को ही हीरो हीरोइन समझते हैं, है ना, वो नहीं समझते कि देश के लिए रियल हीरो या रियल हीरोइन कौन है। ठीक है, तो उनमें नाम आता है, अगर देश के ऐसे लोगों की बात करें तो वो 15 महिलाएं, वो सुपर वुमेन कहें या जो भी उनके लिए कहें, तो वो भारतीय संविधान सभा की वो 15 महिलाएं रही हैं, और ऐसी बहुत सारी महिलाएं जिनके बारे में हम जानते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे लोग जैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई, हमारे होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट और ऐसे तमाम राजनीतिक व्यक्ति भी जो है ये हमारे असली हीरो हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और नन ऑफ द अबव। तो आपको इसका आंसर मालूम है, इसका सही आंसर है बी, है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है एक राष्ट्रपति हैं जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बिलोंग टू विच स्टेट। मतलब सीधी सी बात ये कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है किस राज्य से बिलोंग करते थे, कहां से थे। तो आप सबको पता है कि भैया वो बिहार राज्य से थे। कहां से थे, बिहार राज्य से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाने पर रिक्ति कितने समय में भरनी होती है, विद इन व्हाट टाइम मस्ट द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट बी फिल्ड आफ्टर डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है 1 मंथ, 9 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। तो उसमें उसको कितने समय में जो है भरना होता है। तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था, और मैंने वहां आपको बताया था कि आर्टिकल 62 में ये बात कही गई है, आर्टिकल 62 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति का जब भी पद रिक्त होगा तो उसको 6 महीने के भीतर जो है नए निर्वाचन से भर दिया जाएगा। ठीक है, 6 मंथ के भीतर, 6 मंथ से ज्यादा विलंब जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मूलाधिकारों का प्रवर्तन, ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर स्थगित कर सकते हैं, है ना, अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट सस्पेंड इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल्स 20 एंड 21, मतलब 20 और 21 को छोड़ करके। ऑप्शन दिए गए हैं आर्टिकल 358, आर्टिकल 359, आर्टिकल 13, आर्टिकल 356।
ठीक है, तो अब आप बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो एलिमिनेट कर देते हैं। आर्टिकल 356 जो है प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन या जो है प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है। और हमें ये पता है कि प्रेसिडेंट रूल जो है फंडामेंटल राइट को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करते हैं, इफेक्टेड नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट मतलब प्रेसिडेंट रूल का फंडामेंटल राइट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आर्टिकल 13 में कहने के लिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि कि इसमें जो है लॉ को डिफाइन किया गया है। ठीक है, लॉ को जो है वह डिफाइन किया गया है। वैसे इसमें ये नहीं है, जनरल सेंस में कह दिया जाता है। एक्चुअली आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि ऐसे लॉ जो फंडामेंटल राइट के साथ असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, उन्हें क्या कर दिया जाएगा? नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा जुडिशरी के द्वारा। सीधी सी बात, समाप्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल 359 कहता है कि राष्ट्रपति महोदय, है ना, आपातकाल के समय, आर्टिकल 352 इम्पोज जब होता है तो आपातकाल के समय 20 और 21 को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? 20 और 21 को छोड़ करके, ठीक है, बाकी फंडामेंटल राइट का मतलब अन्य मूल अधिकारों को जो है वह निलंबित कर सकता है। और हमारा जो प्रश्न पूछा है वो इसी से संबंधित है। ठीक है, अब आर्टिकल 358 भी दे दिया है एग्जामिनर ने, बहुत क्लोज। तो आर्टिकल 358 ये कहता है कि जब आपातकाल की घोषणा, अनुच्छेद 352 जो है, इसकी घोषणा जो है वह युद्ध या बाह्य आक्रमण, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर, एग्रेशन के आधार पर, हो सकता है एग्रेशन की स्पेलिंग गलत हो, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर जो है इसकी घोषणा की जाती है, तब राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 19 को जो है निलंबित कर सकते हैं। तो 358 का संबंध अनुच्छेद 19 के निलंबन से है। ठीक है, और बाकी अनुच्छेद 19 को छोड़ करके बाकी का निलंबन जो है अनुच्छेद 359 के तहत किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन असंगत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू, मतलब इनमें से कौन जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेशन में ये है, मतलब कौन जो है अप्रोप्रिएट नहीं है। वो क्या कहते हैं, जैसे को रीजनिंग में क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है ना, उस तरीके का क्वेश्चन है। इसमें सिंपल सा ये है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये ऊपर के जो 3 नाम है, ये तीनों नाम राष्ट्रपतियों के हैं। किनके? राष्ट्रपतियों के नाम है। ये जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री है, तो इनके ग्रुप में इनका नाम जो है फिट नहीं बैठ रहा है, बस ये है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, ये इसका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जस्ट अ मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, भारतीय संविधान में, कहां पर? भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? इन हुम आर द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वेस्टेड? ठीक है, तो भारत के संविधान में केंद्रीय सरकार की जो शक्तियां है उसको किसमें निहित किया गया है? ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑल ऑफ द अबव। तो किसमें भैया इसको राष्ट्रपति, मतलब सॉरी राष्ट्रपति कह रहा हूं, केंद्रीय सरकार की शक्तियों को जो है शामिल किया गया है, मतलब किसमें निहित किया गया है? तो क्या होगा इसका ऑप्शन? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होगा। आर्टिकल 53 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, आर्टिकल 53 में ये बात स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो पावर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, पावर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब संघीय कार्यपालिक जो शक्ति है, संघीय जो कार्यपालिक शक्ति है, वह राष्ट्रपति में, प्रेसिडेंट में जो है, राष्ट्रपति महोदय में जो है वह वेस्टेड होगी, निहित होगी, जिसका संचालन वह या तो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ठीक है, और इसी की सलाह, इसको सलाह देने के लिए, इसको जो है सलाह, एडवाइस देने के लिए आर्टिकल 74 में जो है वह प्रावधान किया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, मंत्री परिषद का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? ठीक है, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज एसोसिएटेड विद द ट्रेड यूनियन मूवमेंट, मतलब कौन से राष्ट्रपति जो है वह ट्रेड यूनियन मूवमेंट से भी जो है संबंधित रहे? ऑप्शन दिए गए हैं, वीवी गिरी, एन संजीव रेड्डी मतलब नीलम संजीव रेड्डी, के आर नारायणन, ठीक, और जाकिर हुसैन। ठीक है, तो भैया मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है वीवी गिरी है। कौन है? वीवी गिरी है। नीलम संजीव रेड्डी नहीं रहे हैं। के आर नारायणन को जो है दूसरे कामों के लिए जाना जाता है, खास करके जो है इनके के आर नारायणन जी के जो काम है वह पॉवर्टी के डायमेंशंस में, पॉवर्टी से रिलेटेड, गरीबी उन्मूलन से संबंधित जो है कुछ इनके जो है इससे पहले, मतलब राष्ट्रपति बनने के पहले जो है इनके कुछ कार्यों को जो है जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, प्रेसिडेंट यूज्ड द पॉकेट वीटो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? ऑप्शन पूछा है, हिंदू कोड बिल, पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल,
हिंदू पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, डाउरी प्रोहिबिशन बिल। ठीक है, तो कहां पर जो है पॉकेट वीटो का इसमें यूज किया गया था। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जितने ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ये जितने ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी में राष्ट्रपति ने किसी न किसी वीटो पावर का यूज किया है, लेकिन यहाँ पॉकेट वीटो पूछा गया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जितने ऑप्शन है इनमें से एक तो हमारा आंसर है, ठीक है, और आंसर में ही मैं बता देता हूँ, इसका आंसर सी है, क्योंकि इससे पहले वाले क्लास में हमने इसको डिस्कस भी कर चुका है कि भारतीय डाक घर संशोधन विधेयक जो था उसमें ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में, कब 1986 में जो है उनके द्वारा पॉकेट वीटो को यूज किया गया था। देखो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 1993 का, इसी क्वेश्चन को 8-10 साल बाद थोड़ी सी भाषा बदल के, मतलब इसमें उल्टा कर दिया गया। वहां पर क्या दिया गया था कि यही क्वेश्चन यही था, सिर्फ ये था कि वहां पर एक्ट का नाम नहीं दिया था, वहां पर ये पूछा था किस राष्ट्रपति ने इसको यूज किया था। यहाँ पर जो है किस एक्ट में, मतलब कहां पर यूज किया था ये पूछ लिया गया है। ठीक है, तो बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कहां कहां यूज हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति एक, द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज आ, मतलब वो शक्ति किस प्रकार की है। क्या वो लेजिस्लेटिव पावर है, क्या वो जुडिशियल पावर है, क्या वो एग्जीक्यूटिव पावर है, और नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से क्या। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है दोस्तों, क्षमादान, ठीक है, क्षमादान ये सारी जो काम होते हैं, किसी को सजा देना या किसी को क्षमा देना, मतलब निर्दोष घोषित करना या उसके दंड को कम करना, ये सब जो है जुडिशरी का काम होता है। किसका काम होता है? जुडिशरी, न्यायपालिका का काम होता है। लेकिन राष्ट्रपति महोदय को भी जो है आर्टिकल 72 के तहत, है ना, अनुच्छेद 72 के तहत जो है वह क्षमादान की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर है, न्यायिक शक्ति है। कैसी पावर है? न्यायिक शक्ति है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये शक्ति किसके अंतर्गत आती है। एक्चुअली राष्ट्रपति की शक्तियों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले तो उसकी आती है भैया विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति? विधायी। ये तीनों प्रकार की, मतलब जितने भी प्रकार की राष्ट्रपति शक्ति है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि विधायी शक्तियों में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई, खास करके अगर आप उत्तर प्रदेश और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो विधायी शक्ति। फिर दूसरे नंबर पर जो है दूसरे प्रकार की जो शक्ति होती है वो कार्यपालिक शक्ति आती है, जिसमें राष्ट्रपति विभिन्न जगह जो है अपनी नियुक्तियां करते, इनके द्वारा नियुक्ति किया जाता, अपनी नहीं मतलब नियुक्ति की जाती है। इसके बाद में तीसरे प्रकार की जो शक्ति होती है उसको हम लोग कहते हैं न्यायिक शक्ति, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति देश का मुखिया है, उसके पास सभी प्रकार की शक्तियां हैं। नेक्स्ट है आपका जो है वित्तीय शक्ति, फिर कूटनीतिक भी है। ठीक है, कूटनीतिक शक्तियां भी उसको दी गई हैं। फिर कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी उसको दी गई हैं। ठीक है, विवेकाधीन शक्तियां भी दी गई हैं। इसके बाद वो देश का सर्वोच्च कमांडर है, इसलिए उसके पास सैन्य शक्ति भी है ना, मिलिट्री पावर भी है। तो ऑन एवरेज वो जो है पूरे देश का मुखिया है, तो उसके पास सभी प्रकार की पावर जो है विद्यमान है। अब किसके अंतर्गत क्या क्या आता है इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनरों का कोई भरोसा नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्न में से किसको संसद में रखवाए। ठीक है, प्रेसिडेंट मस्ट कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट, मतलब संसद के समस्त जो है रखवाए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, मतलब कूट के माध्यम से आपको सॉल्व करना है। इसमें 3-4 रिपोर्टों की बात की गई। पहला है रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है, रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी, कैग रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससीज। तो अगर आपने राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियां पढ़ी है, अगर राष्ट्रपति की जो है आपने विधायी शक्तियां पढ़ी है, क्या पढ़ी है? विधायी शक्तियां पढ़ी हैं, तो आपने एक बात ये पढ़ी होगी कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा विभिन्न प्रतिवेदनों को, विभिन्न प्रकार के जो रिपोर्ट्स होते हैं उनको संसद के समक्ष रखवाया जाता है। किसके समक्ष रखवाया जाता है? संसद के समक्ष रखवाया जाता है, ताकि उस पर जो है वह चर्चा की जा सके। क्या की जा सके? चर्चा की जा सके। तो ये काम जो है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है किया जाता है, मतलब खुद नहीं रखते, वो रखवाते हैं, आदेशित करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो है विसंघ वित्त आयोग की सिफारिश है, बिल्कुल ये सत्य बात है, अनुच्छेद 280 में ये बात कही गई है। लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन, पब्लिक रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी। देखो लोक लेखा समिति जो है एक पार्लियामेंट्री कमिटी है। कैसी कमिटी है? पार्लियामेंट्री कमिटी है, संसदीय समिति है। कैसी समिति है? संसदीय समिति है। इसका गठन जो है संसद के द्वारा किया जाता है और ये अपनी रिपोर्ट भी संसद को ही सौंपता है। ठीक है, तो इस मामले में जो है राष्ट्रपति महोदय जो है कुछ नहीं करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखक, कैग का रिपोर्ट, ठीक है, तो कैग की रिपोर्ट को भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही संसद में रखवाया जाता है। और अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन, एससी जो कमीशन है उसका प्रतिवेदन, उसका जो रिपोर्ट होता है उसको भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही संसद में रखवाया जाता है। इसके साथ ही जो ओबीसी आयोग है, ठीक है, ओबीसी आयोग है, उसके बाद फिर आपका जो है एसटी आयोग है, फिर जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है। ठीक है, इन सब के जो प्रतिवेदन है उनको भी संसद में रखवाने का जो काम है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो दूसरे को पहले तो आप अलग कर दो भाई, तो एक ऑप्शन तो आपका हट गया। अब एक ऑप्शन हट गया और हमने देखा बाकी ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति लोकसभा को किसकी अनुशंसा पर भंग कर सकता है? प्रेसिडेंट में डिजॉल्व लोकसभा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं राज्यसभा, राज्यसभा की अनुशंसा पर,
चुनाव आयोग की अनुशंसा पर, इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अनुशंसा पर, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर। तो किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है भाई? ठीक है, तो देखिए राज्यसभा इन सब चीजों का अनुशंसा नहीं करता कि आप लोकसभा को भंग कर दो, तो इसको अलग कर दो। चुनाव आयोग का काम क्या है? एमपी एमएलए का चुनाव करवाना, लोकसभा चलाना है, भंग करना है, इसकी शक्ति चुनाव आयोग के पास नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश अपनी जुडिशरी से संबंधित काम करते हैं, पार्लियामेंट से रिलेटेड नहीं। ये काम होता है मंत्रिपरिषद के। मंत्रिपरिषद को अगर ऐसा लगता है कि लोकसभा को भंग कर देना चाहिए, डिजॉल्व कर देना चाहिए, तो मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करते हैं। आर्टिकल 74 में कहा ही गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करेगा। तो मंत्रिपरिषद ही वो है जिसके सलाह पर राष्ट्रपति महोदय वह लोकसभा को जो है भंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन, ठीक है, कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा होना चाहिए? अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मस्ट हैव हिज नॉमिनेशन सपोर्टेड बाय एट लीस्ट, ऑप्शन दिए गए 50 इलेक्टर्स, 20 इलेक्टर्स, 5 इलेक्टर्स, 15 इलेक्टर्स। मतलब 50 निर्वाचक, 20 निर्वाचक, 5 निर्वाचक, 15 निर्वाचक, कितने लोगों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए? मान लीजिए आपका मन हो जाए कि यार मैं अब राष्ट्रपति बनूंगा, ठीक है, तो राष्ट्रपति बनेंगे और राष्ट्रपति का जो है चुनाव लड़ना है आपको। तो राष्ट्रपति के चुनाव के जो इलेक्टर्स होते हैं, मतलब जो वोटर होते हैं, अगर मैं सीधे कहूं सरल भाषा में, जो वोटर होते हैं, तो कितने वोटर्स अगर आपका समर्थन करेंगे तभी आप अपना जो है आवेदन जमा करेंगे कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता हूं, जिसको कहते हैं ना जैसे निर्वाचक नामावली भरना। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको 50 इलेक्टर की जरूरत पड़ेगी। कितने की? 50 इलेक्टर की जरूरत पड़ेगी। मतलब जैसे एमपी एमएलए होते हैं, ये वोटर होते हैं, इलेक्टेड एमपी एमएलए, तो आपको जो है 50 लोगों को मनाना पड़ेगा कि भैया मेरे नाम का समर्थन कर दो। ठीक है, तभी आप जो है वह अपना जो है प्रत्याशी बन सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन दिए गए हैं आपके वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पूछा गया है कि चौथे नंबर के राष्ट्रपति कौन थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अभी वर्तमान में जो हमारी श्रीमती जो द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, वो किस नंबर की राष्ट्रपति है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके नाम के आगे जो है श्रीमती वगैरह वैसा, चलो देखेंगे। चलो, तो यहाँ पर देखिए वीवी गिरी। अब हम इसमें से हमको देखना पड़ेगा भाई कौन से चौथे नंबर के रहे हैं, तो इसके लिए नामों को एक बार लिखना ऐसे शुरू कर दो। सबसे पहले रहे हैं राजेंद्र बाबू, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर जो है राधा जी, ठीक है, राधा कृष्णन जी। फिर तीसरे नंबर पर जो है हमारे यहाँ जो है प्रेसिडेंट बने थे, वो बने थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन ही बने हैं। फिर जाकिर हुसैन जो है वह तीसरे नंबर पर बने हैं। किस नंबर पर? तीसरे नंबर पर। जाकिर हुसैन के बाद जो है वीवी गिरी बने हैं। कौन बने हैं? वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी प्रेसिडेंट बने। जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है, तो पहले तो ऐसा हुआ कि जाकिर हुसैन जी तीसरे नंबर के राष्ट्रपति रहते हैं। ठीक है ना, सुनना ध्यान से। जाकिर हुसैन जी के पद में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो वीवी गिरी बनाए जाते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या बनाए जाते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। फिर क्या हुआ कि राष्ट्रपति का चुनाव होना रहता है, क्योंकि 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना होता है। तो वीवी गिरी महोदय जी को चुनाव लड़ना था राष्ट्रपति का, तो ये इस्तीफा दे देते हैं। क्या देते हैं? रेजिग्नेशन दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। तब क्या हो जाता है? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह को क्या बनाया जाता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है और वीवी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे नंबर के यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? टू whom does the president address his resignation? मतलब राष्ट्रपति को अगर अपना त्याग पत्र देना है तो वो किसका नाम लिखेंगे, किसके नाम से भी देंगे? ऑप्शन दिया हुआ है स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए बताइए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आंसर लगा जाते हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति महोदय अपना रेजिग्नेशन जो है वह वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। किसे देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। तो ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन थमा के हिमालय की तरफ निकल सकते हैं। ये ऑप्शन इनके लिए विंडो ओपन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन से कथन सही नहीं है? अब कुछ क्वेश्चन उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर से भी जो पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट आर नॉट करेक्ट? ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित कौन सा जो स्टेटमेंट है वह हमारा जो है यहाँ पर सही नहीं है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग जो है देखते हैं
पहला ऑप्शन दिया गया है आपका, पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है, फिर कूट के माध्यम से आपको बताना है। पहला इसमें दिया गया है, उपराष्ट्रपति के लिए लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता चाहिए, मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर लोकसभा। राज्य की विधायिका का सदस्य उम्मीदवार हो सकता है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति के समान है, टेन्योर सेम एज प्रेसिडेंट। ठीक है, औपचारिक महाभियोग से हटाया जा सकता है, कैन बी रिमूव्ड बाय फॉर्मल इम्पीचमेंट। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित गया है, इसमें से कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है। ठीक है, कौन कौन से कथन सही नहीं है इसमें ये पूछा गया है। तो देखो भाई, उपराष्ट्रपति के लिए लोकसभा नहीं, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। किसकी योग्यता होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता तो राष्ट्रपति के लिए है। तो एक तो पहले ये गलत हो गया। राज्यसभा की विधायिका का सदस्य उम्मीदवार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। अगर कोई राज्यसभा की विधायिका का मतलब कोई एमएलए है और वो उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, और अगर उसकी उम्र जो है वह उपराष्ट्रपति के लिए कितनी 35 साल है ना, हाँ 35 साल ही है, राष्ट्रपति के लिए भी 35 साल है, हाँ 35 साल से अधिक का है उम्र, तो वह भी चुनाव लड़ सकता है। फिर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति के समान होता है, बिल्कुल ये सत्य बात है, 5 साल दोनों का कार्यकाल होता है, तो ये तो दो हो नहीं सकते। और ऑप्शन में देख लीजिए, हमारे दो ही ऑप्शन है वो गलत होंगे, तो बचा कौन सा? चौथे नंबर का, है ना, तो चौथा नंबर जो है वो गलत है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है महाभियोग जैसी किसी प्रक्रिया या औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती। सिंपल राज्यसभा जो है अपने रेजोल्यूशन के माध्यम से, अपने प्रस्ताव के माध्यम से जो है वह उपराष्ट्रपति को जो है हटा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 1 और 4, मतलब सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत का उपराष्ट्रपति, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन क्या कौन कौन से कथन दिए गए हैं? दिया गया है, भारत का द्वितीय उच्चतम पदाधिकारी, सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर होता है उपराष्ट्रपति। पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है, नो फॉर्मल ड्यूटीज, मतलब वो व्यक्ति जो है एज ए वाइस प्रेसिडेंट जो है कोई काम नहीं करता, ये इस स्टेटमेंट का कहना है। अगला क्या कहता है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करता है, एक्ट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट एब्सेंस। अगला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर कार्य करता है, एक्ट एज प्रेसिडेंट अपॉन वैकेंसी। तो इसमें से पूछा है कि उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन कौन से जो कूट है वो सही है, मतलब इसमें जो है सही उत्तर को जो है पूछा गया है। ठीक है ना, करेक्ट क्या है ये इसमें से पूछा गया है, इस इतने स्टेटमेंट में से। देखिए, भारत का द्वितीय उच्चतम पदाधिकारी होता है, ये बात सही है। पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं, तुमने उपराष्ट्रपति की कोई कार्य पढ़ी हो क्या? नहीं, कोई कार्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति का एक ही काम है ना, एज ए उसमें, कि जब कभी राष्ट्रपति महोदय नहीं होंगे किसी भी कारण से, तो वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे, बस यही उनकी एक ड्यूटी है एकमात्र। तो उनकी कोई फॉर्मल ड्यूटी नहीं, ये बात सही है। उपराष्ट्रपति जो भी काम करते हैं वो राज्यसभा के सभापति के नाते करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन होने के नाते जो है काम करते हैं, सभापति होने के नाते काम करते हैं। बाकी उपराष्ट्रपति पद का कोई काम नहीं है। उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया गया था कि प्रेसिडेंट ऑफिस में वैकेंसी ना रहे, मतलब प्रेसिडेंट का जो पद कभी रिक्त होता है तो वो रिक्तता को भरने के लिए उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया गया। ठीक है, कमेंट में बताओ हमने उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया है। ठीक है, और साथ में क्या किया गया, वो उपराष्ट्रपति बैठे बैठे करेगा क्या, तो बोले कि एक काम करो, इसको राज्यसभा का सभापति भी बना दो। क्या बना दो? राज्यसभा का सभापति भी बना दो। तो जब कभी ऐसा कुछ रहेगा तो सभापति का काम करते रहेंगे, जब कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो राष्ट्रपति भी बना देंगे, कार्यवाहक एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बना देंगे। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करता है, एक्ट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट एब्सेंस, बिल्कुल सत्य बात है। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर भी कार्य करता है, ये भी सत्य बात है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है किसी भी कारण से तो उस कंडीशन में भी जो है यह काम करता है। अब इसमें से पूछा सही क्या है, सभी चारों सही है भाई, सारे स्टेटमेंट जो है इसके सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? विच ऑफ द फॉलोइंग हैड सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं आपके, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, फखरुद्दीन अली अहमद जी, नीलम संजीवा रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। चलिए, ऑप्शन से आपको फाइंड करना है कि कौन कौन जो रहे हैं वह क्या रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। आपको एक बात अभी मैंने आपको बताया था कि वैसे तो इसका आंसर आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि नीलम संजीवा रेड्डी जो है वह उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। तो जहां पर तीसरा दिख रहा हो उसको उड़ा दो, मतलब इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। तो 1 गया, 2 गया, 3 गया, आंसर आ गया है बी। जहां पर भी नीलम संजीवा रेड्डी, एक अगर आपको पता है कि नीलम संजीवा रेड्डी जो है उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, है ना, अगर ये बात पता है तो आपको पता चल गया कि 1 और 4 ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है उपराष्ट्रपति के पद को भी संभाला है। और यहीं से एक फैक्ट आपको और भी पता चल गया कि पहले फखरुद्दीन अली अहमद जी भी वह उपराष्ट्रपति रहे हैं। कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है,
देखो आपको एक सूची और ऐसे भी याद रखनी है, ऐसे वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने हैं, क्या बने हैं, जो राष्ट्रपति बने हैं। अब जैसे एक नाम अभी रिसेंट का अगर आप देखें तो जैसे जो बीजेपी से थे उपराष्ट्रपति, जिनका नाम था, एक तो अभी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया जगदीप धनखड़ जी, तो वो भी राष्ट्रपति नहीं बने, केवल उपराष्ट्रपति रह के चले गए, ठीक है। और इससे पहले जो है वेंकैया नायडू, ठीक है, वेंकैया नायडू जी थे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं बने, चले गए, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी जगह रामनाथ कोविंद बन गए, फिर द्रौपदी मुर्मू जी बन गई अभी। तो इस तरीके से कुछ लोग हैं जो केवल उपराष्ट्रपति रहे हैं, राष्ट्रपति नहीं बने हैं। लेकिन हमारे देश के बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो पहले उपराष्ट्रपति थे, और ऐसा माना भी जाता था कि अगर आप उपराष्ट्रपति बन गए हो, इस देश में ऐसी बातें भी हो रही थी कि अगर आप उपराष्ट्रपति बन गए, वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो आप राष्ट्रपति बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन बाद में फिर इस क्रम को जो है तोड़ दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव कहां पेश किया जा सकता है? इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी मूव्ड इन, ठीक है। या इम्पीचमेंट की जगह अगर हम इसको ये कहें रिमूवल रेजोल्यूशन, ठीक है, रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी मूव्ड, इसको अलग कर दो। इम्पीचमेंट शब्द एक्चुअली, अरे इम्पीचमेंट शब्द जो है प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसको अलग कर दीजिए। रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी मूव्ड, मतलब अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसके लिए रेजोल्यूशन जो है कहां पर पेश किया जा सकता है? ऑप्शन दिया गया है केवल लोकसभा में, ओनली लोकसभा। बी कहता है संसद के किसी भी सदन में, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तीसरा कहता है संसद की संयुक्त बैठक में, ज्वाइंट सिटिंग में। और केवल राज्यसभा में, ओनली राज्यसभा में। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो वाइस प्रेसिडेंट महोदय होते हैं, इनके दो ही काम है। एक काम ये होता है कि ये राज्यसभा के, कहाँ के, राज्यसभा के जो है, ये जो है राज्यसभा के क्या है, सभापति हैं। क्या है, राज्यसभा के सभापति। और कैसे सभापति हैं, पदेन सभापति, ठीक है। राज्यसभा के ये पदेन सभापति होते हैं, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। और दूसरा काम ये होता है कि जब कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट की जो है भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति नहीं होते, कार्यवाहक है ना, कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। तो ये दो काम जो है इनको संविधान के द्वारा दिया गया है। तो भैया ये बताओ, वाइस प्रेसिडेंट महोदय का जो भी जोन है, जो भी उनका जो है वर्किंग एरिया है, वो है हमारा क्या, राज्यसभा। तो लोकसभा का तो इसमें कोई रोल होगा नहीं, तो इसको अलग कर दो। दोनों हाउसेस का, क्योंकि ये चेयरमैन कहाँ के हैं, राज्यसभा के, तो यहां पर भी नहीं होगा। संसद की ज्वाइंट सिटिंग का कोई लेना देना है नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है केवल राज्यसभा में। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसका प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि ये प्रस्ताव जब राज्यसभा से पारित हो जाता है, वहां से राज्यसभा से जब ये पास हो जाता है, तो लोकसभा की सहमति के लिए, मतलब लोकसभा से उसके कंसेंट मांगा जाता है, ठीक है, जनरल कंसेंट मांगा जाता है, और लोकसभा के द्वारा कंसेंट दे भी दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिनके द्वारा किया जाता है, मतलब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, ये आपको बताना है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, ओनली इलेक्टेड एमपीज, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑल एमपीज ऑफ बोथ हाउसेस, राज्यसभा प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसमें इंग्लिश में नहीं लिखा है, मैं बोल दे रहा हूँ, राज्यसभा एवं, ठीक है, मतलब इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। और नेक्स्ट दिया है केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, है ना, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। ये चार ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में केवल निर्वाचित सदस्यों वाला जो है, जो रेस्ट्रिक्शन है वो इंपोज नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में दिया है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, हो सकता है राज्यसभा प्लस राज्य विधानसभाओं के, राज्य विधानसभाओं के जो मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में, केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये तो गलत ही है, विधानसभा के सदस्य भाग ही नहीं लेते हैं, केवल और केवल जो है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ही जो है वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अभी हाल में जो है जगदीप धनखड़ जी के जो इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ, तो वहां पर आपने देखा भी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी, है ना, ऑल एमपीज ऑफ बोथ हाउसेस, मतलब दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, मतलब मेथड पूछ रहा है। पहला दिया गया है डायरेक्ट नेशनल इलेक्शन, सीधे राष्ट्रीय चुनाव द्वारा। दूसरा दिया है राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तीसरा दिया है एमपी एमएलए द्वारा सीधे मत, डायरेक्ट वोट ऑफ एमपी एंड एमएलए। और नेक्स्ट दिया है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा बाय एमपीज ऑफ बोथ हाउसेस।
ठीक है, जस्ट इससे पहले का क्वेश्चन देखो, इससे पहले का ये क्वेश्चन देखो, ये 2012 में पूछा गया उत्तर प्रदेश पीएससी में, ठीक है, जहां पर ये कहा गया है कि कौन राष्ट्रपति के, क्वेश्चन की भाषा को देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन किनके द्वारा किया जाता है, 2012 में पूछा गया। इसी से मिलता जुलता इवन वैसा ही सेम क्वेश्चन एमपीपीएससी में 2006 में पहले क्वेश्चन पूछा गया था। अब जिस व्यक्ति ने भी पीवाईक्यू सॉल्व किया रहा होगा, उसने इस क्वेश्चन को एग्जाम में पहले ही नजर में जो है सॉल्व करके आगे बढ़ गया होगा। हार्डली जो है उसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 सेकंड का टाइम लगा होगा। कितना लगा होगा? 10 सेकंड का टाइम लगा होगा। 10 सेकंड में उसने एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर दिया होगा। ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता पता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो आपका दिमाग और बेहतर तरीके से काम करता है। क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में जितने क्वेश्चन आपके गलत होंगे, उतने सही बनते हुए क्वेश्चन भी गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप प्रेशर में आ जाते हैं, एंजाइटी बढ़ जाती है, और घबराहट में हम और गलतियां करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, तो इसी का आंसर क्या होगा? अब आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के द्वारा जो है वह प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है। देखिए ये वाला क्यों गलत हो रहा है, सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें एमएलए लिखा हुआ है। तो अब हमको पता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो नॉमिनेशन को तो छोड़ ही दो, सीधे जनता के द्वारा चुनाव। भैया हमारे यहाँ पर जो है जनता केवल जो है एमपी और एमएलए को बस चुनती है। एमपी, एमएलए और जो पंचायतें हैं, पंचायत और स्थानीय निकाय, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, स्थानीय लोकल स्वशासन जो की संस्थाएं हैं, जो लोकल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, उनको बस जनता डायरेक्ट चुनती है, बाकी का चुनाव इनडायरेक्टली होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रमांक रखते हैं? मोहम्मद हामिद अंसारी वॉज विच नंबर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसको छोड़ भी दो आप, अब इस तरीके क्वेश्चन नहीं पूछता। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। अब आते हैं हम लोग, वाइस प्रेसिडेंट का कंप्लीट हो गया, अब हम लोग मंत्रिपरिषद के संबंध में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति, संवैधानिक बाध्यता के कारण, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशंस के लिए, मतलब संविधान के प्रति, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार एज पर आर्टिकल 75(3), अनुच्छेद 74(3) के अनुसार एज पर आर्टिकल 74(3). बढ़िया क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के आधार पर आपको यह बताना है कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायी। थोड़ी सी भाषा इसकी कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब क्वेश्चन कहना कुछ और चाह रहा है, ऑप्शन दूसरे तरीके से दिया गया है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली जो है किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, और ये बात किस अनुच्छेद में कही गई? दो जानकारियां आपसे मांगी गई है। तो एक तो क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन है लोकसभा, तो हमको पता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये तो सही हो जाएगा। दूसरा दिया है संवैधानिक बाध्यता, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, अभी थोड़ी देर इसको अलग रखते हैं। अनुच्छेद 75(3), ये बात सही है कि ये बात अनुच्छेद 75(3) में ही कही गई है, और अनुच्छेद 74(3) के अनुसार ये गलत है। अनुच्छेद 74(3) जो है एड एंड एडवाइस की बात करता है, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, उन सबसे संबंधित है ये, है ना। तो चौथा गलत है, तो चौथा गलत है तो उड़ा दो, पहले तो उड़े। अब ऑप्शन यहाँ फंस रहा है, एक तो क्या हो रहा है, 1 और 2 भी है, मतलब 50% पर तो हम पहुंच गए, 50% तो हमने काट दिया, और दिया है 1, 2 और 3 भी दिया है। तो संवैधानिक बाध्यता इसका नहीं है, मतलब संवैधानिक बाध्यता जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व को मतलब डिफाइन नहीं करता है, ये डिफाइन किया जाता है लोकसभा वाला, मतलब जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं आता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, अगर इसको थोड़ा सा और समझना हो, मैं अभी थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। संवैधानिक बाध्यता मतलब ये होता है, जैसे राष्ट्रपति के लिए होती है संवैधानिक बाध्यता, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, कि भाई वो संविधान को उल्लंघन नहीं करेगा। जजों के लिए ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, खास करके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वगैरह, उनके लिए होता है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में, रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में जो है क्या, कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है, ये पूछा गया है इसमें। पहला ऑप्शन दिया गया है, आवश्यक नहीं कि वह सदस्य हो, लेकिन 6 माह में किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। ये पूरा जो क्वेश्चन है, पहले रीड ही कर दूं। नॉट नेसेसरी टू बी एमपी एट अपॉइंटमेंट, मस्ट बिकम एमपी विद इन 6 मंथ। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वह सांसद हो, लेकिन हाँ 6 महीने के बाद उसको सांसद बनना पड़ेगा। पहला कथन ये कहता है, पहला ऑप्शन ये कहता है। दूसरा ऑप्शन कहता है 6 माह में लोकसभा का सदस्य बनना होगा, मस्ट बिकम लोकसभा मेंबर इन 6 मंथ। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ हाउस एट अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है अनिवार्य रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, मस्ट बी लोकसभा मेंबर। ठीक है, तो ये पूछा गया है राष्ट्रपति के संदर्भ में। यूपीएससी जब क्वेश्चन बनाता है ना, तो कभी कभी तो मन करता है कि उसके एग्जामिनर के जाके एक बार जो है उसकी जो पूजा कर ली जाए, या मैं कहूँ कि उनके पास जो ज्ञान है, उनका जो भगवान ने जो मस्तिष्क दिया है उन्हें, ठीक है, उसको एक बार नमन करने का दिल करता है कभी कभी। मतलब अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, और भाई मैं तो ऐसा है कि
जो भी जहाँ से भी नॉलेज मिलता है, जिन जो भी इस तरीके के होते हैं, वो उनका बहुत बहुत ही समर्थक, या मैं कहूँ कि फॉलोवर कहूँ या क्या कहूँ उसके लिए, मतलब काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाता हूँ उनसे, उस चीज़ से। तो जब कभी मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं तो मैं उसका फैन हो जाता हूँ, मैं ये कहूँ, है ना? तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में ये क्वेश्चन है। क्या होगा भाई, आंसर बता दिए? चलिए, ये पूरा जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है आर्टिकल जो है 75 से रिलेटेड। आर्टिकल 75 अगर किसी ने डिटेल पढ़ा है तो इसके आंसर तक आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा मैं आपको वो बता दूं कि इसमें क्या क्या है, नियुक्ति रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, इसमें से ये पूछा है सही नहीं है। चलो एक बार ऑप्शन देखते हैं, फिर उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर वो पूरा शायद कुछ दिक्कत हो गई है। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है, आवश्यक नहीं है कि वह सदस्य हो, लेकिन 6 माह में किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। सत्य बात है ये बात सही है। कोई व्यक्ति अगर एमपी नहीं है, सांसद नहीं है, तो भी वो भारत देश का प्रधानमंत्री बन सकता है भाइयों, समझ लो। ठीक है, लेकिन 6 महीने के भीतर आपको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। या तो आप राज्यसभा के मेंबर बन जाओ, या तो आप लोकसभा के मेंबर बन जाओ। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, 6 माह में लोकसभा का सदस्य बनना होगा। ऐसा 6 माह में आपको संसद का सदस्य बनना होगा, लोकसभा का नहीं है। ठीक है ना, मस्ट बिकम लोकसभा मेंबर, तो ये नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, नियुक्ति के समय संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। गलत है, नियुक्ति के समय कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है, मतलब एमपी नहीं है, सांसद नहीं है, तो भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद उसको सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है, अनिवार्य रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ये भी गलत है, ऐसा जरूरी नहीं। हमारे देश में कितने सारे प्रधानमंत्री रहे हैं जो लोकसभा के मेंबर नहीं थे, मतलब लोकसभा के जो है सांसद नहीं थे, वो राज्यसभा के सांसद थे, है ना, राज्यसभा से सांसद थे। सबसे बड़ा उदाहरण तो जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है असम के एक क्षेत्र से जो है वह क्या थे, राज्यसभा के सांसद थे, और वो 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। गुजराल साहब रहे हैं। ठीक है, ये सब राज्यसभा के सांसद थे जो देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये सही नहीं, मतलब इसमें यही पूछा कि उपयुक्त जो ऑप्शन उसमें से क्या सही। तो अगर सही की बात करें तो केवल ऑप्शन ए जो है वो सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है कि हमारे देश में कोई व्यक्ति एमपी एमएलए नहीं भी होगा तो भी वो व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद उसको, 6 महीने के भीतर उसको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, अदरवाइज वो समाप्त हो जाएगा उसका पद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न शब्दों में से कौन संविधान में उल्लिखित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन दिया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल, बजट, है ना, फिर है भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सा शब्द भारत के संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में कहीं भी बजट टर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। किसका प्रयोग नहीं किया गया है? बजट टर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट टर्म की जगह जो है इस शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म का जो है प्रयोग किया गया है। बजट शब्द का जो प्रयोग है वह नहीं किया गया है। एप्रोप्रिएशन बिल है, अनुच्छेद 114 में जो है इसकी बात की गई है, 114 में बात की गई है। संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड की बात जो है अनुच्छेद 266 266 में किया गया है। ठीक है, तो बजट शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। आप लोग इस शब्द को याद रखिएगा। बजट को जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। जस्ट अ मिनट, है ना, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कह रहा है भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट अबाउट पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट? संसद के संबंध में सही नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है आपको, संविधान ने संसदीय शासन का प्रावधान किया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पहला, इंग्लिश में नहीं दिया है, मैं बोल दे रहा हूं। ठीक है, कि संविधान ने संसदीय शासन का प्रावधान किया है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला ऑप्शन ये कहता है, और हमसे पूछा है सही कौन सा नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, संसद का मुख्य कार्य मंत्रिमंडल प्रदान करना है। द मेजर वर्क ऑफ द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है, मंत्रिमंडल की सदस्यता केवल निम्न सदन तक सीमित है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? मंत्रिमंडल की सदस्यता केवल निम्न सदन तक सीमित है। द मेंबरशिप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज लिमिटेड टू लोअर हाउस। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? द मेंबरशिप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज लिमिटेड टू लोअर हाउस। और नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका, मंत्रिमंडल को लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा।
ठीक है, क्या कह रहा है, मंत्रिमंडल को लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, ये बात इसमें कही गई है। तब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखो पहला ऑप्शन, संविधान में संसदीय शासन का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल 100% सत्य बात है। संविधान का मुख्य, संसद का मुख्य कार्य मंत्रिमंडल प्रदान करना है, मंत्रिमंडल प्रदान करना है, बिल्कुल सही बात है ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जब मैं एक्सप्लेन किया था तो वहां समझाया था आप लोगों को डिटेल में। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल की सदस्यता केवल निम्न सदन तक सीमित है, गलत बात है भाई, ऐसा ऐसा थोड़ी है। अब अभी देखिए जो हमारे विदेश मंत्री है, कौन, जो हमारे विदेश मंत्री हैं अभी वर्तमान में, कौन, एस जयशंकर जी, ठीक है, जो एस जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, भाई वो लोकसभा के सदस्य थोड़ी हैं, वो तो राज्यसभा से सदस्य हैं। कहां से सदस्य हैं, राज्यसभा से सदस्य हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वही व्यक्ति मंत्री बनेगा जो केवल निम्न सदन का हो। अरे हमारे यहाँ तो जो है, जो अपर हाउस है, जो अपर, जो हमारा अपर हाउस है, ठीक है, जो अपर हाउस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं, तो राज्यसभा से तो हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। ठीक है, आप मंत्रियों का तो छोड़ ही दीजिए, तो सी गलत है, हो गया, आंसर मिल गया, एक ही फाइंड करना है, बाकी वाला भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तब वे, व्हेन डॉक्टर मनमोहन सिंह बिकेम पीएम ही वाज, उस समय 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि इलेक्शन भी हुए थे, इलेक्शन, तो उससे रिलेवेंट क्वेश्चन था तो पूछ लिया गया था। ऑप्शन दिया गया है, एक काम कीजिए उसको अलग कीजिए, अब इससे क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विथ रेफरेंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब केंद्रीय सरकार के संदर्भ में इन कथनों पर जो है आपको क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, पहला कथन क्या कहता है, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स शैल नेसेसरली बी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है। द सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटेरिएट वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कहां पर, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, यूपीएससी में पूछा गया, आईएएस में, यूपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, 2009 में। अब आपको कूट में से सही उत्तर बताना है। इससे पहले एक ये क्वेश्चन देखो, ये 2009 में पूछा गया है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बारे में हमने देखा है। अब यहां पर देखना क्वेश्चन, देखो ये वाला फिर से पढ़ना, क्या कह रहा है, भाषा थोड़ी सी बदला गया है, मतलब ये क्वेश्चन पहले आया है, वो क्वेश्चन बाद में आया है। इस क्वेश्चन के लैंग्वेज से, इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को बदल के वो वाला क्वेश्चन बनाया गया है एग्जामिनर के द्वारा। कैसे, देखो वहां पर भी जो पूछा गया था, थोड़ा सा फिर से जाके पढ़ लो अगर ना समझ में आया हो तो। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री, मतलब कैबिनेट मंत्री कह दूं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह दूं, चलो थोड़ी देर समझने के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद कह लूं, अनिवार्य रूप से लोकसभा के सदस्य होंगे। अरे इतनी देर से तो समझा रहा हूं भाई कि मंत्री जो है चाहे वह राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो, दोनों जगह से बन सकते हैं। पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा क्या कहता है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। अरे भाई संसदीय कार्य मंत्रालय जो है, इसका काम जो है ना, वह संसद के कार्यों का संचालन करना है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय मतलब कैबिनेट सचिवालय का जो है संचालन नहीं, उसके लिए अलग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। कॉलिंग अ पर्सन द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज मेयरली अ पॉलिटिकल डिसीजन, ये कथन है। पहले तो हम वही देखते हैं कि दोनों कथन जो स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं, फिर एक्सप्लेनेशन का देखेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। इट डज नॉट कन्फर ऑन हिम एनी पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मतलब कौन, संविधान, ठीक है, उसे उप प्रधान, मतलब जो उप प्रधानमंत्री है, जो वाइस डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, उसे कोई भी प्रधानमंत्री का कार्य प्रदान नहीं करते हैं। तो देखो इसको थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, ये बात सही है। भारतीय संविधान में कहीं पर भी उप प्रधानमंत्री के पद की चर्चा नहीं की गई है। ठीक, उप प्रधानमंत्री होंगे ऐसी कोई बात नहीं की गई है भारतीय संविधान में। ये केवल और केवल एक राजनीतिक निर्णय है, तुष्टिकरण करने के लिए। क्या होता है कि जब दो पार्टियां जो है गठबंधन बनाया जाता है, जैसे देखिए बिहार में, देखिए हर जगह भी, बिहार में भी यही हुआ है कि एक दो पार्टी, बड़ी पार्टी गठबंधन करके सरकार बनाई, तो एक पार्टी का मुख्यमंत्री बना दिया गया, दूसरी पार्टी का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन संविधान में कहीं पर भी
उप प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री के संबंध में प्रावधान नहीं किए गए हैं। ठीक है, और जब संविधान में प्रावधान ही नहीं किए गए हैं तो प्रधानमंत्री की शक्तियों को कैसे उप प्रधानमंत्री को दिया जाएगा? भाई संविधान ने प्रधानमंत्री को शक्ति दी है ना, उप प्रधानमंत्री को तो कोई शक्ति नहीं दी है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है। ठीक है, और इस हिसाब से अगर आप इसके स्पष्टीकरण को समझोगे तो ये सही बात भी कर रहा है कि अगर आप इसको ऐसे पढ़े ना, वह उसे प्रधान मतलब संविधान उसे प्रधान, इसको आप संविधान कर लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कर लेना। तो संविधान संविधान उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, क्योंकि या इसलिए किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। ये इसका सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ए। ये दोनों सही है और उसकी वो सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट वाज बेस्ड ऑन हुज रिपोर्ट? ठीक है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन जो किया गया था, ऑप्शन दिए गए हैं गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, टीटी कृष्णामाचारी और जो है बीसी रॉय। किनके कहने पर जो है वह संघीय मंत्रिमंडल का जो है पुनर्गठन किया गया था? मतलब ये जो बात है ना, ये बात कह रहा है आजादी के पहले की बात है। ये आजादी के पहले एक कमेटी बनाई गई थी जिसके आधार पर संघीय मंत्रिमंडल जो यूनियन कैबिनेट है उसको क्या किया गया था? पुनर्गठित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। क्या होगा आंसर? ए जो है इसका सही आंसर होगा। एन गोपालास्वामी अयंगर, ठीक है, ये इनकी जो है एक वो बनाई गई थी, कमिटी बनाई गई थी जिसके आधार पर जो है वह संघीय मंत्रिमंडल का जो है पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से, ठीक है, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? Which of the following prime minister was a member of Lok Sabha during his tenure as prime minister? मतलब इनमें से कौन कौन से थे जो लोकसभा के सदस्य थे? सीधी सी बात ये है। ऑप्शन दिए गए हैं देवेगौड़ा, आई के गुजराल, चंद्रशेखर और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन जो थे, इनमें से कौन एक व्यक्ति है जो लोकसभा के सदस्य थे? बाकी उसको छोड़कर बाकी सभी राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। तो देखो भैया, एच डी देवेगौड़ा भी राज्यसभा से, कर्नाटक राज्यसभा से जो है चुनकर आए थे और फिर प्रधानमंत्री बनाए गए थे उनको। आई के गुजराल का भी यही है। चंद्रशेखर ऐसे रहे हैं जो लोकसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह का तो मैंने बताया कि असम क्षेत्र से जो है ये असम क्षेत्र से जो है ये राज्यसभा के सांसद रहे, फिर इनको मंत्री बनाया, वो प्रधानमंत्री बनाया गया है। और देखो इस क्वेश्चन को रिपीट भी किया है, 2005 में पूछा गया था और 2015 में भी पूछा गया है। कथन कारण आ गया फिर से भैया। अच्छा एक मिनट रुकना ना थोड़ा सा, कथन कारण वाला ये वाला जो क्वेश्चन है, कहाँ गया क्वेश्चन? एक मिनट बस का समय दीजिएगा दोस्तों। कभी कभी क्या है, माइंड भी क्या है, कंटिन्यूस क्लासेस रहती है ना तो दिमाग भी थोड़ा सा, ये वाला मैंने क्या किया था यहाँ पर, एक मिनट बस का मुझे समय दीजिएगा ना, थोड़ा सा समय दीजिएगा बस। आप क्या लिखा हुआ है यहाँ, कई बार क्या है कंफ्यूजन हो जाता है किसी उप प्रधानमंत्री। मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से एक मिनट के लिए। इसका आंसर ए नहीं होगा भाई, इसका आंसर जो है ना बी होगा, है ना। ये स्टेटमेंट जो है ना उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। ठीक है, इसकी सही व्याख्या ये नहीं करता है स्टेटमेंट, क्योंकि उसमें वो जम भी नहीं रहा है और सही व्याख्या भी नहीं कर रहा है। ठीक है, अब कारण फिर कभी बताऊंगा आपको। तो इसका आंसर बी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कथन कारण वाला आ गया फिर से। क्या कहता है यहाँ पर? कह रहा है भारत संघ में, कहा भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, स्टेटमेंट पहला कह रहा है इन द यूनियन ऑफ इंडिया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। इसका कारण क्या कहता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, क्योंकि रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है यहां पर, रीजन ये कह रहा है कि मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट। पहले तो हमको ये देखना है कि पहले दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं। ठीक, बाकी तो फिर ऑप्शन तो आपको मालूम है कि किस तरीके के रहते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से,
संयुक्त रूप से, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा गलत, केवल लोकसभा, राज्यसभा नहीं। राज्यसभा के प्रति जो है वह कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती भाइयों, ठीक है। राज्यसभा के प्रति जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, केवल और केवल जो है लोकसभा के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल होती है कौन, मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो राज्यसभा यहाँ पर गलत है, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। तो जब पहला सही गलत है तो क्या स्पष्टीकरण क्या वो सब जाने दो, लेकिन हमें ये तो देखना पड़ेगा कि दूसरे की क्या स्थिति है। दूसरा कहता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, हमने देखा भी है कि भाई चाहे वो सदस्य लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से, दोनों जो है वो क्या कर सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो जो ये आर है ये सही है और ए क्या है, गलत है। और जब ऐसा ए गलत है तो स्पष्टीकरण वाला तो सवाल ही नहीं होता, तो पहले तो इनको गलत कर दो, ये तो हो ही नहीं सकते, है ना। अब इसमें ये है कि कथन सही है पर कारण गलत है। इस बार एग्जामिनर ने थोड़ा सा वो कर दिया है, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, तो ये भी गलत हो गया। कथन गलत है, देखिए ए कथन क्या है, ए है ना, तो ए इज रॉन्ग पर कारण सही है बट आर इज करेक्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका डी, सही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा कौन सा, डी, ठीक है, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है। आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। बस 5-10 मिनट और पेशेंस बना के बैठिएगा, 100 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं। इवन हम लोगों ने कम से कम इस पूरे टॉपिक में लगभग 150 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, है ना, बहुत होते हैं इतना। तो क्या कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है, मतलब अगर मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया तो पहला ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, प्रेसिडेंट रूल विल बी इम्पोज्ड, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, द प्रेसिडेंट विल आस्क देम टू कंटिन्यू अंटिल एन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट इज मेड। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है वैकल्पिक व्यवस्था का, ठीक है, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट मींस फ्रेश इलेक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल। और नेक्स्ट कहता है अपदस्थ मंत्रिपरिषद नई सरकार बनने तक अपने पद पर बनी रहेगी, आउटगोइंग काउंसिल विल कंटिन्यू अंटिल द न्यू गवर्नमेंट एज्यूम ऑफिस। ये ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपसे पूछा कौन सा गलत है। चलो इसका जो सही आंसर है पहले तो मैं वो बता दूं, सही आंसर है इसका ए। अरे भाई राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 जो है वह राज्यों में लागू होता है, राष्ट्रपति शासन केंद्र में थोड़ी लगवा दोगे तुम, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू होता है, राज्यों में लागू होता है, केंद्र में लागू ये नहीं होता है, ये बात आप लोग याद रखना। प्रेसिडेंट रूल जो है विल इम्पोज नहीं होगा, मतलब प्रेसिडेंट को सलाह, प्रेसिडेंट काम तभी करेगा जब उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ऐसा नहीं कि मंत्रिपरिषद नहीं है तो प्रेसिडेंट खुद ही काम करने लग जाए और कह दें ये प्रेसिडेंट रूल है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ ये बाकी जो 3 बातें इसमें कही गई हैं वो सब सही है, ठीक है। आप इसको एक बार इत्मीनान से पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा ये बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तैयार रहना इसके लिए फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिक शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अंडर विच आर्टिकल must a state exercise its executive power so as not to impede the executive power of the union। सीधी सी बात यह है कि राज्य सरकारें, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने पावर को इस तरीके से यूज करेंगे, अपने पावर को इस तरीके से जो है यूटिलाइज करेंगे कि उससे जो है यूनियन के पावर को जो है कोई दिक्कत ना आए, केंद्र को कोई समस्या ना आए, क्योंकि केंद्र बड़ा है और स्टेट जो है वो क्या है उसके जो है एक तरीके से सबऑर्डिनेट है, छोटे हैं। तो ये एक सीधी सी बात इसमें कही गई है। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए किस आर्टिकल में ये बात कही गई है, आर्टिकल 357, आर्टिकल 258, आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356। तो किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है ये आपसे पूछ रहा है। तो 356 तो भैया प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है, तो ये तो होगा नहीं, इसको अलग कर दो। आर्टिकल जो आपका 355 है, आर्टिकल 355 जो है 355 जो है ये संबंधित है राज्यों को जो है राज्यों की सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि ये केंद्र का उत्तरदायित्व होगा। किसका उत्तरदायित्व होगा, इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि ये केंद्र का उत्तरदायित्व होगा, केंद्र की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यह उत्तरदायित्व होगा केंद्र का, ठीक है। केंद्र का ये उत्तरदायित्व होगा
कि वह जो है राज्यों की जो है वह बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करे। किससे सुरक्षा करे? बाह्य आक्रमण से जो है वह राज्यों को जो है सुरक्षा प्रदान करे। ठीक है, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करे। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात, आपको पता है भाई, राज्यों के पास अपनी सेना तो है नहीं। मान लीजिए राजस्थान ही है, पंजाब है, सीमावर्ती क्षेत्र है, ये बॉर्डर दे कंट्री, बॉर्डर स्टेट है। अब इनके ऊपर जो है किसी कुछ पड़ोसी मुल्क ने हमला कर दिया तो इनकी पुलिस लड़ने थोड़ी चली जाएगी, वो तो सेना का ही काम है। तो अनुच्छेद 355 जो है वो उससे संबंधित है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 258 है, इसको जाने दीजिए, और अनुच्छेद 357। तो ये अनुच्छेद 357 में ये बात कही गई है ना, ये वाली जो बात है, झारखंड ने ये पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल। तो ये अनुच्छेद 357 है, जिसमें ये कहा गया है कि जो स्टेट है वो अपने पावर को इस तरीके से यूज करेगा, है ना, कि उससे केंद्र की शक्तियां प्रभावित ना हो। ठीक है, तो 357 इसको आप याद रखिएगा। 358 जो है वो संबंधित है आपका अनुच्छेद 358, 358 केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र राज्य संबंध से ही संबंधित है, और शायद ये वित्तीय संबंधों से संबंधित है, 355 से लेकर के 255 से। ठीक है, चलिए मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट states that the total number of minister shall not exceed 15% of total strength of Lok Sabha। अभी एक हफ्ते पहले ही मैंने संविधान संशोधन वाली जो क्लास ली है वहां पर ये बताया भी हूँ, पूरा आपको एंटी डिफेक्शन समझाया हूँ वहां डिटेल से। किसी ने नहीं देखा हो तो कृपया करके जाके देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ऑप्शन दिया गया है 90वां संविधान संशोधन, 19th कॉन्स्टिट्यूशनल, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल, 92nd, 93rd। तो आप मुझे बताएंगे कि किस में किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 91st, है ना, 91वां संविधान संशोधन जो किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से एक संविधान संशोधन तो किया गया था, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 52वां संविधान संशोधन, और इसी के साथ एक संविधान संशोधन और है 91वां संविधान संशोधन। इसके माध्यम से जो है इस बात को जो है फिक्स कर दिया गया था कि भैया मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ था? विच प्राइम मिनिस्टर नेवर अटेंडेड पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर। मतलब एक ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी संसद का मुंह ही नहीं देखा था, मतलब संसद तक पहुंच ही नहीं पाए थे प्रधानमंत्री बनने के बाद। ऑप्शन दिए गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, चौधरी चरण सिंह। देखिए क्या हुआ 1977 में जो है, 1977 में जो है वह क्या हुआ, जनता दल की सरकार बनी। किसकी सरकार बनी? जनता जो है, जनता दल की जो है सरकार बनी। ठीक है, 1977 में। कब? 1977 में जनता दल की सरकार बनी। यहाँ पर जो है मुरारजी देसाई साहब को जो है वह क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। क्या किया गया? जो मुरारजी देसाई थे उन्हें बनाया गया क्या, प्रधानमंत्री। उसके बाद इन्हीं के एक बहुत करीबी व्यक्ति थे जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह, लेकिन कांग्रेस ने अपना जो है तिकड़म बाजी लगा करके किसी भी तरीके से चौधरी चरण सिंह को जो है अपने पक्ष में कर लिए, और उससे मुरारजी देसाई की सरकार जो है गिर गई। और फिर ये इनको प्रधानमंत्री बनाया गया, चौधरी चरण सिंह जी को। लेकिन इनको, इनकी सरकार को गिराने का जो प्लान है वह पहले ही तैयार रेडी हो चुका था। ठीक है, और ये बने हैं प्रधानमंत्री, और कुछ दिन बाद फिर इनकी सरकार गिर गई। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है वीपी सिंह जी को है क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया। तो वीपी सिंह जी भी संसद गए हैं, उसके दर्शन किए हैं। फिर उसके बाद चंद्रशेखर जी बने थे, और अटल बिहारी वाजपेयी का तो आपको पता ही है, भारत के 5 साल तक प्रधानमंत्री हैं, और इससे पहले 13 दिन के लिए भी इनकी सरकार बनी थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा देन, ऑप्शन क्या कहता है? वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, कैन नॉट वोट इन नो कॉन्फिडेंस मोशन। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, कैन नॉट स्पीक ऑन बजट इन लोकसभा। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, कैन स्पीक ओनली इन राज्यसभा। उन्हें पीएम बनते ही 6 महीने में लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, मस्ट बिकम लोकसभा मेंबर विद इन 6 मंथ। मतलब उनके 6 महीने के भीतर जो है वह लोकसभा की सदस्यता उन्हें लेनी पड़ेगी। तो इसमें से क्या कह रहा है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो उनके ऊपर जो है वह क्या होंगी, लागू होंगी, बाकी जो है लागू नहीं होंगी। ठीक है, तो देखो ये वाला जो ऑप्शन है कि वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकती, एकदम बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो वो केवल लोकसभा में ही वोट कर सकता है, राज्यसभा में नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति जो है वह राज्यसभा का सदस्य है तो वो राज्यसभा में तो वोट कर सकता है, लेकिन लोकसभा में नहीं बोल सकता, लोकसभा में वोट नहीं दे सकता, मत नहीं दे सकता। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति
सांसद है कहां से? राज्यसभा से। कहां से सांसद है? राज्यसभा से सांसद है। अब उसके संबंध में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कहां पूछा गया है? लोकसभा में पूछा गया है। तो ये व्यक्ति जाकर के लोकसभा में बोल भी सकता है, लेकिन इसके पास केवल और केवल जो है वोटिंग राइट नहीं होगा लोकसभा में। क्या नहीं होगा? इसके पास जो है वोटिंग राइट नहीं होगा। तो अगर प्रधानमंत्री जो है, और ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, ये केवल और केवल जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो अगर ये राज्यसभा में तो प्रस्तुत होता नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, तो अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं तो वो लोकसभा में वोटिंग कर नहीं पाएंगे। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन फालतू की बात है, गलत है। निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कैन स्पीक ओनली, दोनों हाउसेस में वो कर सकते हैं, ठीक है। और 6 महीने की सदस्यता लेनी पड़ेगी अगर लोकसभा का सदस्य, उन्हें पीएम बनते ही 6 महीने, चाहे तो वो लोकसभा का ले लें चाहे तो राज्यसभा का ले लें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? चलिए इसको फटाक सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है भाई, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ये हिंदी में ऐसा है, इंग्लिश में इसको देखिएगा। हु अमंग दी, इसको एक्चुअली मैं सही करने वाला था पर शायद मैं सही कर नहीं पाया, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश का सही स्टेटमेंट है, हु अमंग दी फॉलोइंग सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर मोर देन वंस, ठीक है। हु अमंग दी मोर देन वंस, नहीं यार सही है, ये वाला क्वेश्चन सही शायद। चलो देखते हैं एक बार, देखते हैं क्या है यहाँ पर। जवाहरलाल नेहरू, हमें पता है कि भाई 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं ये, ठीक है। 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, इंदिरा गांधी भी रही हैं, गुलजारीलाल नंदा भी रहे हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं, है ना। गुलजारीलाल नंदा एक्चुअली कार्यवाहक प्रधानमंत्री उनको जो है बनाया गया था। एक बार जब अचानक से जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, किनकी, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है तो, और उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत के, क्वेश्चन ये पूछा, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इसका आंसर मैंने आपको संविधान सभा वाले चैप्टर में पढ़ाया था, आर के षणमुखम चेट्टी, ठीक है। ये व्यक्ति जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वतंत्र वित्त मंत्री थे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक बार प्रयोग हुआ है और वह द वर्ड कैबिनेट appears only once in the constitution in, कहां पर इसका प्रयोग किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 356 में, आर्टिकल 76 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352 में। और ये मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा भी गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 74 तो मंत्री परिषद शब्द का यूज किया गया है, मंत्रिमंडल का नहीं, ठीक है। मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट, है ना। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, 76 जो है वह आपके महान्यायवादी से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर रिक्वायर्ड टू मूव अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज, ऑप्शन दिया गया 30, 40, 50, 60। इसका सही आंसर होता है 50 मेंबर चाहिए अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो। कम से कम अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं, सरकार की उससे किरकिरी होती है, और अगर वो पास हो गया तो सरकार भी गिर जाएगी। तो कम से कम क्या है कि बिना मतलब जो है लोकसभा का समय बर्बाद ना हो, इसके लिए जरूरी है कि एटलीस्ट इसको 50 लोग समर्थित तो करें कि हाँ भाई सरकार के, नहीं तो पर पता चले कि जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस वाले हैं। कौन है कांग्रेस वाले? अब कुछ भी बात हुआ, राहुल गांधी जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके निकल पड़े पार्लियामेंट, कहां पर चल दिए? संसद चल दिए। बीजेपी के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के जो है ये चल दिए कहां पर? संसद में। किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। अब हुआ क्या कि राहुल गांधी से पूछा गया कि भैया आपका जो ये नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है इसको कितने लोगों ने समर्थन किया है? तो इन्होंने कहा कि भैया केवल और केवल जो है 25 लोगों ने किया है। तो स्पीकर कहेगा जाओ इसको ले जाओ, ले जाके बाहर फाड़ के डस्टबिन में फेंक देना। कम से कम 50 लोगों का तो समर्थन चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट का समय बहुत कीमती होता है, देश के जो है बहुत संसाधन उसमें यूज होते हैं, तो कृपया करके उसको मिस यूटिलाइज मत कीजिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इज फॉलोड एज कन्वेंशन? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है, वित्त मंत्री निम्न सदन का होना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर शुड बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, प्रधानमंत्री यदि लोकसभा में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए, पीएम मस्ट रिजाइन इफ ही लॉसेस मेजोरिटी, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, ऑल रीजन्स
शुड बी रिप्रेजेंटेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ त्यागपत्र देने पर लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। स्पीकर एक्ट एज प्रेसिडेंट इफ बोथ रिजाइन, है ना, मतलब दोनों अगर रिजाइन कर दें तो, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों। ये तो गलत है, अगर ऐसी कोई कंडीशन हो गई तो भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इस कार्यभार को संभालेंगे। ठीक है, तो ये काम जो है इनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो है ये है मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का, नहीं ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, मतलब कोई ऐसी परिपाटी नहीं है। प्रधानमंत्री यदि लोकसभा में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, ये सत्य बात है। ठीक है, मतलब ऐसा संविधान में लिखा नहीं है, लेकिन ये बात है कि अगर भाई अगर उन्होंने मेजोरिटी ही खो दिया लोकसभा में, अपना बहुमत ही खो दिया, तो फिर काहे प्रधानमंत्री बने हुए हो आप, रिजाइन कर दीजिए, है ना, अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए। परिपाटी है, कन्वेंशन की तरह डेवलप किया जा चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमने इस चैप्टर से लगभग जो है 150-200 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं। आप सभी जो है इतने लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ठीक है, कृपया करके आप अपनी जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, उससे हमें पता चलता है कि हमें और क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है, तो हम एक दूसरे के सहयोग करते हुए चले, थोड़ा सहयोग मैं आपका करूं जो भी मैं कर सकूं, और थोड़ा आप मेरा करें, जिससे मैं अपने टीचिंग स्किल्स को, टीचिंग मेथड को और इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि इंसानी जिंदगी ऐसी ही होती है कि आपको ताउम्र जो है अपने अंदर इम्प्रोवाइजेशन जो है लाना होता है, मतलब अपने आप को इम्प्रूव करते होना रहता होता है। क्योंकि ऐसा कहावत भी है ना कि किसी ठहरा हुआ जो जल है उसमें जल्दी क्या होता है, वो पॉल्यूटेड हो जाता है, मतलब उसमें सड़न होने लगती है। लेकिन जो बहती हुई नदी होती है उसका पानी हमेशा स्वच्छ होता है। तो व्यक्ति को जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए। मैं इसी फिलॉसफी को फॉलो करता हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यही इसकी आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।